हेलो दोस्तों। तो यार सीयूटी के बारे में हमारे से बहुत ज़्यादा बच्चे पूछ रहे थे, ठीक है। तो बाकी आपने अपने फिजिक्स वाले भैया, केमिस्ट्री वाले भैया या मैथ्स वाले भैया से बात कर ली होगी। लेकिन अब ये है कि मैं आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से बता देता हूँ, ठीक है। तो मेनली ना, जब हमने कल सेशन लिया था तो उसके अंदर मेनली बच्चों को ज़्यादातर दिक्कत ये होती है कि तो उसके अंदर टाइम कम था और वॉइस की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, वहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा था। लेकिन अब मैं आपको ना पूरा सिस्टमैटिक तरीके से बता देता हूँ सारी चीज़ें, ठीक है। तो कुछ पॉइंटर्स हैं कि पहली बात तो सीयूटी भरना ही क्यों है, ठीक है। कई सारे बच्चों, जब सेशन खत्म हुआ तो कई सारे बच्चों ने बोला कि यार हमें तो नीट और जेई के लिए भरना है, तो मैं सीयूटी भरूँ ही क्यों, ठीक है। तो इसके लिए हम बात करेंगे। दूसरा मेन है कि कैसे फिल करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सेशन लेना पड़ रहा है ना, वो इसलिए लेना पड़ रहा है कि हमको ना एग्जाम, मतलब जो हमारा जो होने वाला है, तो उसके लिए हम कॉम्बिनेशंस क्या बनाएं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे सीएस ऑनर्स करना है, ज़्यादातर बच्चों का सीएस ऑनर्स है, ठीक है। तो अगर मुझे सीएस ऑनर्स करना है तो मैं कॉम्बिनेशन क्या क्या बनाऊं, और उससे, और देखो कॉम्बिनेशन तो आपको आराम से मिल जाएगा, सिंपल सा गूगल सर्च करोगे तो आराम से मिल जाएगा। लेकिन उस कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सको, ये कैसे हो सकता है। इस साल कुछ कुछ चीजें चेंजेस है। जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर तक आप सब्जेक्ट्स आराम से चूज कर सकते थे अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया, लेकिन अब इस साल आप मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट चूज कर सकते हो, वो मैं अभी बता दूंगा आपको। दूसरी बात ये कि कई सारी यूनिवर्सिटीज ना जनरल टेस्ट को कंसिडर नहीं करती है, और कई सारी करती है, तो उसको कैसे कॉम्बिनेशन में लेना है। लेकिन उससे तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि पिछले साल तक ना आपको यूनिवर्सिटीज में भी अप्लाई करना होता था। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको ड्यू में अप्लाई करना है तो ड्यू के लिए अप्लाई करना होता था, लेकिन अब यूनिवर्सिटी वाला क्राइटेरिया उन्होंने हटा दिया है। तो बेसिकली बात यह है कि आपको सिर्फ अपने सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, और मेनली ये देखना है कि आपको किस कोर्स के लिए अप्लाई करना है। तो मेनली कोर्स चूज करना है और उसके बाद सब्जेक्ट चूज का कॉम्बिनेशन बनाना है, वो भी 5 का, ठीक है। उसके बाद जब आप एग्जाम दे दोगे तो उसके आपके बेस पर, मतलब जो इतने मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पर फिर यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया जाएगा, वो बात की बात है। तो पहले अभी आपका मुद्दा ये है कि आपको कौन सा कोर्स, पहले आपको कोर्स एकदम पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि मुझे इस कोर्स के लिए काम करना है भाई। उसके बाद आपको सब्जेक्ट का क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, क्या क्या सब्जेक्ट से क्राइटेरिया और आपको क्या क्या चीजें चाहिए। उसके बाद एंड में आता है कि आपका एग्जाम का रिजल्ट, और वो बात की बात है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि यार सीयूटी भरना क्यों है। तो सिंपल सा आंसर देखो यार, पहला पॉइंट तो ये देखो, अगर तुम्हारा जेई का एग्जाम है या फिर नीट का एग्जाम है, तो जेई का भी कुछ दिन पहले भी दिया तुम लोगों ने, अब सेकंड भी दोगे। लेकिन नीट का जो एग्जाम है ना, फर्स्ट संडे ऑफ मई में है, ठीक है। लेकिन बाय चांस मान लो फॉर एग्जांपल आपको ये लगता है कि भैया मुझे ड्रॉप लेना है, ठीक है। अगर मान लो इस वाले में नहीं भी होता या फिर कुछ मार्क्स कम हो जाते, तो आपको लगता है कि मुझे ड्रॉप लेना है, तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि भाई ड्रॉप के लिए आपको एक बैकअप ऑप्शन रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कई सारे बच्चों को कि उन्होंने मान लो साइंस लिया, कॉमर्स लिया, आर्ट्स लिया, कुछ भी लिया है, लेकिन उनको ना पर्टिकुलर उसमें नहीं जाना होता। जैसे फॉर एग्जांपल ज़्यादातर साइंस वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। मान लो उनको इंजीनियरिंग में नहीं जाना, उनको नीट में नहीं जाना, उनको सिंपल बेसिक कोर्सेज करने हैं, तो उनके लिए सीयूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपने टारगेट किया हुआ है कि भैया मुझे तो नीट और जेई में जाना है, तो इसके सीयूटी से होगा ये कि आपका एक तो बैकअप ऑप्शन रहेगा कि अगर वहाँ पे नहीं भी होता तो आपके पास बैकअप ऑप्शन है, जो क्या नाम है, ग्रेजुएशन का। दूसरा उससे फायदा ये है कि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ चलती रहेगी अगले 2 महीने के लिए, क्योंकि पहले नीट तो हो ही जाएगा, लेकिन आप फिर भी प्रैक्टिस कर रहे होगे एटलीस्ट सीयूटी के लिए। तो अगर नीट बेकार भी जाता है तो आप ये नहीं सोचो, अगर मान लो अभी आप फॉर्म नहीं भरते हो, तो अगर नीट बेकार जाता है तो आप सोचोगे कि यार उससे बढ़िया भर दिया होता। तो मेरे हिसाब से 1000, 1200, 1500 में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, आपको फॉर्म भर देना चाहिए। इससे आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करोगे, और दोनों में एमसीक्यू बेस्ड चीजें आ रही है, ठीक है। एमसीक्यू बेस्ड चीजें भी आ रही हैं, उससे प्रैक्टिस भी होती रहेगी। और अगर नीट बेकार भी जाता है, नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर बेकार जाता है तो आपके पास बाद में 1 महीना और होगा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि उसके जो एग्जाम्स हैं वो लगभग मई, मतलब आपके नीट के एग्जाम के बाद ही होंगे, मेनली ये है, ठीक है। उसकी डेट शीट आ जाएगी, सब कुछ आपका एडमिट कार्ड सब कुछ पता लग जाएगा वो, ठीक है। तो सीयूटी इसलिए भरना जरूरी है। तो कुछ पैसों के चक्कर में ये मत सोचो कि सीयूटी भरने का फायदा है या नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो आपको सीयूटी भरना चाहिए, इससे प्रैक्टिस होती रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज अब आती है कि फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको सब्जेक्ट क्राइटेरिया बता देता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ कुछ चीजें बता रहा हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ज्यादातर मैं चीजें बताऊंगा बायो के लिए, बायो से रिलेटेड कोर्सेज के लिए, या फिर ये सारी चीजें सबके लिए जनरलाइज्ड है वैसे तो, ठीक है। लेकिन फिर भी कॉमर्स और आर्ट्स वालों के लिए आपको सब्जेक्ट वाइज देखना पड़ेगा। कुछ मैथ से रिलेटेड चीजें हैं, कुछ फिजिक्स से रिलेटेड चीजें हैं, तो आप संजय भैया भी बता देगा आपको मैथ से रिलेटेड। लेकिन अगर आपको सब्जेक्ट वाइज भी देखना है तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से आराम से बात कर सकते हो, वो आपको बिल्कुल हेल्प करेंगे, ठीक है। चाहे वो आदित्य सर है, चाहे वो अंकित भाई है, मैथ्स वाले भैया है, विकास भैया है, कोई भी है। तो आप आराम से उनसे सब्जेक्ट वाइज, या फिर कॉमर्स की फैकल्टी वाले टीचर्स हैं, आप उनसे आराम से बात कर सकते हो, वो आपको सही से समझा देंगे। लेकिन मैं आपको ना बेसिक बता देता हूँ कि आप चाहे किसी भी कोर्स में हो, चाहे आपको साइंस लेनी है, चाहे आप कॉमर्स वाले हो, चाहे आर्ट्स वाले हो, ह्यूमैनिटीज वाले हो, सबके लिए कॉमन क्राइटेरिया तो सेम ही है। तो मैं आपको कॉमन क्राइटेरिया पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो समझो जरा ध्यान से। सबसे पहली चीज ये है कि आपको ना कोर्स, मेरे हिसाब से, मतलब मैं अगर आपकी जगह पे होता तो सबसे पहले मैं क्या पॉइंट आउट करता, तो सबसे पहले मैं ये देखता कि भाई मुझे कौन सा कोर्स चाहिए। तो भाई सबसे पहले कोर्स को पॉइंट आउट करो। मान लो फॉर एग्जांपल मैं हूं और मुझे चाहिए बॉटनी ऑनर्स, जूलॉजी ऑनर्स, ठीक है, या फिर बायोटेक तो सबसे पहले मैं कोर्स को डिफाइन करूंगा
कि मुझे क्या करना है। अगर आप मैथ्स में जाना चाहते हो तो मैथ्स में जाना है आपको, केमिस्ट्री में जाना है, फिजिक्स में जाना है, फिर ह्यूमैनिटीज़ में हो आप तो ज्योग्राफी ऑनर्स है या फिर पर्टिकुलर कुछ भी है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स है फॉर एग्जांपल, कॉमर्स वालों के लिए सबसे अच्छा कोर्स बीकॉम ऑनर्स है। तो आप पहले कोर्स डिफाइन करो कि भैया मुझे इसके बारे में जाना है, ठीक है। कुछ ऑनर्स कोर्सेज होते हैं और कुछ होते हैं प्रोग्राम कोर्सेज, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल ड्यू के अंदर ही एक है केमिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है, तो उसके अंदर प्योर केमिस्ट्री पढ़ाई जाएगी आपको, प्योर फिजिक्स ऑनर्स, ठीक है। लेकिन उसके बाद आता है फिजिकल साइंसेज या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है। तो वो जो चीजें हैं वो प्रोग्राम कोर्सेज में आती है, ठीक है। तो क्या नाम है, प्रोग्राम और ऑनर्स में यही है कि ऑनर्स में थोड़ा एक ही पर्टिकुलर चीज को आप डिटेल्ड समझ रहे होते हो, प्रोग्राम कोर्सेज में सारी चीजें छोटा छोटा सब कुछ समझ रहे होते हैं, कुछ ऐसा डिफरेंस है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कोर्स डिफाइन करना पड़ेगा कि भैया मुझे कौन सा कोर्स करना है। बॉटनी ऑनर्स करना है, जूलॉजी ऑनर्स करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स करना है, या फिर फिजिक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, जो भी करना है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे जो आपने नाम भी नहीं सुने, जैसे फॉर एग्जांपल स्टैट्स ऑनर्स है, जो संजय भैया अभी बता देगा उसके बारे में, ठीक है। स्टैट्स ऑनर्स है, ठीक है, उसने खुद ही किया हुआ है वैसे तो। लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे कुछ छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं, मतलब अलग अलग, छोटे तो नहीं, अलग अलग कोर्सेज होते हैं जो डिफाइन बताता रहेगा आपको कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बात आती है क्राइटेरिया, ठीक है। इसके बाद ना पहले नॉर्मली हम बोलते थे यूनिवर्सिटी के बारे में, लेकिन इस साल यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी ही नहीं है। आप एक फॉर्म भर रहे हो, सारी यूनिवर्सिटीज के लिए एप्लीकेबल है। सीयूटी का स्कोर लगभग 250 यूनिवर्सिटी कंसीडर करती है, तो इसलिए सीयूटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सेकंड रीजन क्या हो गया कि सीयूटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 250 यूनिवर्सिटीज कंसीडर कर रही है। लेकिन ऑब्वियसली बात, अगर मतलब आपके घर वाले अलाउ करते तो आप दूर की यूनिवर्सिटी भी सिलेक्ट कर सकते हो। ज्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज वैसे नॉर्मली डी है सबसे बेस्ट और सबसे आपके पास, ठीक है। उसके बाद बीएचयू है या फिर और भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आता है क्राइटेरिया, ठीक है। अब देखो यार, क्राइटेरिया में ना आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं, ठीक है। पहले क्या होता था, आप जब जितने मर्जी सब्जेक्ट चूज कर सकते थे। उसके बाद होता यह था कि जितने मर्जी सब्जेक्ट चूज कर लिए, फिर उनको पढ़ो और फिर उनका एग्जाम दो। इसलिए उन्होंने इस बार सेट कर दिया कि भैया आप 5 ही सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। 5 सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है, मैक्सिमम 5 है, वैसे तो 3 है, लेकिन मैक्सिमम आप 5 सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है ना, उन्होंने कॉम्बिनेशन डिफाइन कर दिए। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। एक सबसे पहले है लैंग्वेज, ठीक है। दूसरा आता है डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। डोमेन स्पेसिफिक का मतलब क्या है वो मैं बताऊंगा। लास्ट में आता है जनरल टेस्ट, ठीक है। इन तीनों में से मिलाकर आपके मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट होने चाहिए। 3 तो आपको लेने ही लेने, लेकिन मैक्सिमम 5 होने चाहिए। फिर उसके बाद फीस की बात बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, लैंग्वेज में ना लगभग 13 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उड़िया मतलब उड़ीसा, बंगाली या फिर हिंदी, इंग्लिश, ये सारे। तो मेरे हिसाब से तो आप जब इसमें हो, नॉर्मली ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स वाले बच्चों को कहीं कहीं पे हिंदी मिल भी जाती है, साइंस वाले बच्चों को ज़्यादातर इंग्लिश ही होती है। तो मेरे हिसाब से आप यहाँ पे इंग्लिश ही चूज करोगे नॉर्मली, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इंग्लिश चूज कर लिया, तो एक लैंग्वेज तो आपको चूज करनी ही है। संस्कृत इज नॉट अ लैंग्वेज, वो कोर्स है। तो इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पे संस्कृत नहीं होगी, वो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लैंग्वेज में आपने इंग्लिश सिलेक्ट कर लिया, मैक्सिमम चांसेस यही है कि आप इंग्लिश सिलेक्ट करोगे। फिर आता है डोमेन स्पेसिफिक। डोमेन स्पेसिफिक नॉर्मली तो 23 सब्जेक्ट्स दिए गए हैं और डिपेंड करता है कि क्या लेने वाले हो आप, ठीक है। अब यहां से आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं अकॉर्डिंग टू कौन सा कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो। अब यहाँ पे आती है मेन बात, सुनो। लेकिन एक पहले ये समझ लो यार जनरल टेस्ट के बारे में। जनरल टेस्ट पता है क्या है? जनरल टेस्ट में ना एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चंस आते हैं कि ये एम्बुलेंस के लिए ये कोड वर्ड है तो इसके लिए क्या होगा, या फिर करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन, ये फिगर ऐसे तो अगली फिगर कैसे बनेगी। देखा होगा तुम लोगों ने कि जो एसएससी वाले बच्चे तैयारी कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब वाले बच्चे, वैसे ही वो एप्टीट्यूड टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स आ गए वगैरह वगैरह। अब इंपॉर्टेंट बात सुनो, जैसे फॉर एग्जांपल ड्यू है, ठीक है। ड्यू जो है ना, वो जनरल टेस्ट को ज्यादातर कोर्सेज के लिए कंसीडर नहीं करता। तो अगर आपको ज्यादातर तो साइंस के कोर्सेज के लिए कंसीडर करता ही नहीं है, समझ लो, ठीक है। तो ड्यू जब जीटी को कंसीडर ही नहीं करता तो आप इसको एज अ सब्जेक्ट ही क्यों लोगे। लेकिन कई सारे कोर्सेज के लिए बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी, जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो कंसीडर करती है। तो आप वहां पे अगर जाना चाहते हो तो आप जीटी को कंसीडर करोगे एक बार के लिए। समझ में आया? तो याद रखना, जीटी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब इन तीनों में से आपको 5 सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। ये नहीं हो सकता कि यहाँ से एक करा, यहाँ से 4 करे तो ये हो गया और ये भी सिलेक्ट कर लिया। ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है। तो अगर आप जीटी लेना चाहते हो तो आपको एक इंग्लिश तो लेनी ही लेनी है, मतलब यहाँ से एक लैंग्वेज तो लेनी ही लेनी है, और आप जीटी भी लेना चाहते हो तो 2 हो गए आपके। अब यहाँ से आप 3 सिलेक्ट करोगे, तब जाके 5 होंगे वो। अगर आपको जीटी नहीं लेना, आपको लगता है कि भैया मुझे तो ड्यू में ही अप्लाई करना है, तो ड्यू के लिए आप पहले देख लेना आराम से क्राइटेरिया, मैं बता दूंगा क्राइटेरिया कैसे देखना है। लेकिन नॉर्मली ड्यू में जीटी तो मतलब जनरल टेस्ट को कंसीडर करते नहीं है, तो आपका वो ऑप्शन नहीं हट गया। अगर आपको ड्यू के लिए अप्लाई करना है बस, तो आप यहाँ पे 1 सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे 4 सिलेक्ट कर लो, या 3 सिलेक्ट कर लो, क्यों करना है 5, 3 सिलेक्ट कर लो। मैक्सिमम आप 5 सिलेक्ट कर सकते हो और मिनिमम 3 सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ से 1, यहाँ से 2, या फिर यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1,
ठीक है, ऐसा कुछ कंसीडर कर लो। तो वो आपके ऊपर है कि कौन सा कॉम्बिनेशन। आज का मेरा मुद्दा यही है कि आपके मैक्सिमम मतलब मिनिमम सेट में आप मैक्सिमम ऑप्शन कैसे खोल सकते हो, इसलिए सेशन है। वरना ये फॉर्म फिल करना तो सबको ही आता है, ठीक है। जब हम कल क्लास ले रहे थे तब एक बच्चा भी बोल रहा था कि फॉर्म फिल करना तो बहुत ही ज्यादा ईजी है, ऑब्वियस सी बात ईजी है लेकिन मिनिमम सेट ऑफ सब्जेक्ट्स लेकर आप मैक्सिमम ऑप्शन कैसे ओपन कर सकते हो, ये मेन मुद्दा है। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, ठीक है। उसके लिए मैं अभी बताऊंगा। अब आता है फीस का छोटा सा एक हिस्सा, ठीक है। तो नॉर्मली जो फीस है ना यार, वो फीस 1000 है, ठीक है। अभी मैं आपको साइट बता दूंगा, वहाँ पे आपको क्या नाम है, अगर आपका कोई कोटा भी है तो उसके अकॉर्डिंग फीस थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, तो वो भी पता लग जाएगा। लेकिन जनरल के लिए बता रहा हूँ मैं, जनरल कैटेगरी के लिए फीस 1000 है, ठीक है। अब आप पर सब्जेक्ट जो बढ़ाओगे, इसमें आपको मिलेंगे 3 सब्जेक्ट फिल करने के लिए। लेकिन आप पर सब्जेक्ट अगर आप बढ़ाते जाओगे ना, तो पर सब्जेक्ट के जो चार्जेस हो जाएंगे वो जाएंगे पर सब्जेक्ट के 400 रुपीज तो इसका मतलब अगर आप मान लो फॉर एग्जाम्पल 4 सब्जेक्ट भर रहे हो तो आपकी फीस हो जाएगी 1400 प्लस जीएसटी वगैरह जो भी रहता है, ठीक है। अगर आप 5 सब्जेक्ट भर रहे हो तो 1800 प्लस वो हो जाएगा, तो 1800 फीस हो जाएगी। लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट ही फिल करते हो तो आपकी नॉर्मल फीस 1000 रहेगी। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद फॉर्म फिल करते हैं, सबसे पहले भी दिखा देंगे उसको। तो सबसे पहले आपको डिटेल्स भरनी है, चलो मैं दिखा देता हूँ एक बार। अच्छा चलो पहले साइट दिखा देते हैं, ठीक है। तो देखो यार, ये भौतिक स्टडी तुम्हारे फिजिक्स वाले सर की, आदित्य सर की साइट है, ठीक है। उस पर जाओगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ पे और भी नीचे बहुत सारी डिटेल्स है, लेकिन यहाँ पे एडमिशन के लिए सीधा सीधा ऑप्शन दे रखा है उन्होंने, ठीक है। तो सीधा इस पे जाओ, ठीक है। यहाँ पर सारी डिटेल्स डाली हुई है, ठीक है। तो मैंने बताया था तुम्हें लोगों को भी कि एग्जाम पॉइंट मतलब तुम्हारे जनरल कैटेगरी तो 1000 फीस है, ओबीसी है तो 900 फीस है वगैरह वगैरह। अच्छा, ये कैटेगरी के बारे में सुन लो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास जनरल कैटेगरी के ही हो आप, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो या फिर एससी से बिलोंग करते हो तो आपका सर्टिफिकेट होना जरूरी है, ठीक है। और एक और चीज, ओबीसी के अंदर एक और दिक्कत होती है, ओबीसी के अंदर 2 कैटेगरी होती है, एक क्रीमी लेयर होती है, एक नॉन क्रीमी लेयर होती है। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये जनरली है, ठीक है। इससे फर्क पड़ता थोड़ा बहुत, तो नॉन क्रीमी लेयर होने चाहिए हो आप, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। और सर्टिफिकेट एग्जाम में नहीं देखेंगे, तो अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आपको लगता है कि तब तक बन जाएगा, कब तक, जब आपका एडमिशन का रिजल्ट आ जाएगा और फिर एडमिशन जब कराने जाओगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने होते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने एग्जाम दिया, आपका एग्जाम में सिलेक्शन भी हो गया, उसके बाद आपका आ रहा है एडमिशन की, मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको हिंदू कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो अब जब आप हिंदू कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दोगे तो आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, या फिर एससी की हो तो एससी, या फिर ईडब्ल्यूएस की हो तो वो भी। लेकिन तब तक आपका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि तब तक नहीं बनेगा तो प्लीज जनरल भरना, कहीं आप एग्जाम भी क्लियर कर दो और जनरल के लायक नंबर भी लेकर आए हो आप, लेकिन ओबीसी की वजह से आपका जो मतलब कैंडिडेट है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए प्लीज इस बात का ध्यान रखना, अगर आप कंफर्म हो कि आपका सर्टिफिकेट बन सकता है, ठीक है, तभी उसको फिल करना, वरना फॉर्म फिल करते समय गलती मत करना, ठीक है। उसके बाद एससी और एक होता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम कि सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्योंकि ईडब्ल्यूएस ये मत भर देना कि तब तक तो बना देंगे। ईडब्ल्यूएस वाले बहुत ड्रामा करते हैं, मतलब अगर आप ये अथॉरिटीज वगैरह में जाओगे, जो एसडीएम ऑफिस से बनते हैं ये, वो बहुत दिक्कत करते हैं, ठीक है। तो वो नॉर्मल भी अगर जाओगे तो 1-2 महीने तो वैसे ही लगा देते हैं, और 1-2 महीने तक तो आपका एडमिशन का टाइम आ जाएगा। तो इसीलिए अगर आपके पास है या फिर आपको लगता है कि हाँ आप 100% बनवा लोगे, तो ही प्लीज ये कोटे वाली सिस्टम भरना, ठीक है। तो कोटा वाइज सारी फीस दे रखी है वहाँ पर, ठीक है। पर सब्जेक्ट अगर जनरल से बिलोंग करते हो 400 रुपये बढ़ेंगे, ईडब्ल्यूएस ओबीसी का 375 और एससी के लिए, पीएच का मतलब फिजिकली हैंडीकैप, ठीक है, तो उसके 350 बढ़ेगी, ठीक है। ये सब पूरा। अब इन्होंने भाई ने यहाँ पे ऑप्शन भी दे दिया, ठीक है। यहाँ से सीधा अप्लाई करोगे तो मैं भी दिखा दूंगा क्या ओपन होता है, ठीक है। लेकिन डाउनलोड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर, तो यहाँ पे सारी डिटेल्स है कि आपको कौन कौन सी चीजें करनी है, क्या क्या चीजें करनी है, कौन कौन से क्राइटेरिया, कौन कौन से सेटअप है, ठीक है। दूसरा है डाउनलोड सिलेबस, ठीक है। तो हमने डाउनलोड करा हुआ है सिलेबस, दिखा देता हूँ मैं, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे ये रहा डाउनलोड सिलेबस वाला ऑप्शन, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट के लिए आपको देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट आपको चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजी का देख लेते हैं हम, ठीक है। बाकी तुम्हें सारे मिल जाएंगे यार, इकोनॉमिक्स के लिए ये सब वगैरह। तो मान लो फॉर एग्जांपल बायोलॉजी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन खुल जाएगा कि कौन कौन से आपके सिलेबस आने वाला है। एक अच्छी बात मैं बता देता हूँ, एक अच्छी बात ये है, जैसे अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो आपको पता लग ही जाएगा वैसे कि पिछले साल तक ना नॉर्मली, अच्छा एक चीज और, कई सारे बच्चों को लगता है कि क्या सिलेबस में आता है, भाई सिर्फ 12th आती है। ये जेई और नीट के लिए एक और ऑप्शन, एक और फायदा मिल गया हमें। क्या फायदा मिल गया कि इसमें सिर्फ 12th आती है, तो इसको क्लियर करना कंपैरेटिवली बहुत इजी है। 12th आपने मतलब सीबीएसई के लिए पढ़ी है जस्ट रिसेंट, और फिर आप उसके लिए पढ़ोगे तो 1-1.5 महीने में भूलोगे तो हो नहीं, मुझे पता है, ठीक है। तो आप सीधा भी निकाल सकते हो उसको। तो इसीलिए अब ये समझ लो कि आपका फायदा है, या फिर ये भी समझ लो कि कंपटीशन भी बढ़ गया, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ के तो आ रहे हैं 12th, तो कंपटीशन भी थोड़ा सा बढ़ गया। लेकिन ये एक फायदा भी है कि आपने जस्ट 12th पढ़ी है और सिर्फ 12th आने वाली है। लेकिन एक और फायदा, लास्ट ईयर तक डिलीटेड सिलेबस आता था, और भाई इस साल डिलीटेड सिलेबस नहीं आ रहा। इसका मतलब अगर आपके पास अपडेटेड एनसीईआरटी बुक है, या फिर आप डाउनलोड कर सकते हो सीबी मतलब साइट पे जाकर, ठीक है। तो आपके पास बुक है, उसी में से ही आने वाला है, सबसे अच्छी बात ये है।
वो अलग अलग टीचर हम बता देंगे आपको, जो कोर्सेज अगर हम बनाएंगे सीबीटी वो सीयूटी के बैचेस बनाएंगे तो आपको पता लग जाएगा, टेस्ट सीरीज पता लग जाएगी, सब कुछ पता लग जाएगा थोड़े दिन बाद। लेकिन अभी के लिए सिर्फ फॉर्म पे ध्यान दो कि फॉर्म कैसे सही से भरा जाए कोई गलती के बिना। तो याद रखना, डिलीटेड सिलेबस नहीं आ रहा, ये बहुत बड़ी अपडेट है भाई, और बहुत अच्छा फायदा है। वरना ना जब हम पढ़ाते थे सीयूटी का, तो हमें डिलीटेड सिलेबस के लिए अलग से क्लासेस रखनी पड़ती थी, हमें डिलीटेड सिलेबस अलग से पढ़ाना है और नॉर्मल जो सिलेबस है वो तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। तो इसलिए ये भी फायदा है, ठीक है। तो इसलिए और ईजी हो गया आपके लिए अप्लाई करके क्लियर करना, ठीक है। सिर्फ 12th आती है, और वो भी वही सिलेबस जो सीबीएसई ने दिया हुआ है आपके एनसीईआरटीज में लिखा हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं आता। वरना आपको डिटेल सिलेबस चाहिए तो मैंने बता ही दिया, साइट के यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो ज़्यादा मेहनत करने की आपको जरूरत पड़ेगी नहीं, सारा सिलेबस यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। बाकी किसी भी सब्जेक्ट के लिए जाओगे तो पता लग जाएगा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। अब जब आप अप्लाई करोगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, ये रहा इंटरफेस, ये सीबीएसई के जो डाउनलोड ब्रोशर है ना, यहाँ पे जो मैंने दिखाया आपको डाउनलोड ब्रोशर, उसमें यही है, ठीक है। लास्ट के पेजेस पे जाओगे तो सबसे पहले ये इंटरफेस दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो अगर नॉर्मल भी कर दोगे तो नॉर्मल गूगल कर लो, ठीक है, नॉर्मल गूगल करके डाल दो सीयूटी, ठीक है, मैं कर देता हूँ ये, ठीक है। तो नॉर्मल डाल दो सीयूटी एग्जाम, अपने आप ही उस साइट खुल जाएगी। वरना मैं एक और ऑप्शन दिखा देता हूँ, यहाँ पे भाई की साइट पे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन है, चलो मैं ये भी ऑप्शन दिखा देता हूँ, ये रहा, ठीक है, जो मैं दिखा रहा था तुम्हें यहाँ पर। ठीक है, तो ये रहा, यही है ये, ठीक है। यहाँ पे डाउन जाओगे तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जो मैंने दिखाई दिया, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाओगे तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब न्यू रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है, तो सुनो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपसे कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा, ठीक है। आपका नाम, प्लीज एक बात ध्यान रखना, कुछ गलत मत भर देना। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप फॉर्म भर रहे हो ना, या फिर मैं आगे के लिए भी बता रहा हूँ आपको, जब भी आप फॉर्म भर रहे हो ना, अपने 10th क्लास का सर्टिफिकेट अपने पास रखो, क्योंकि जो भी वेरिफिकेशन होती है वो 10th क्लास के सर्टिफिकेट से ही होती है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? 10th क्लास का सर्टिफिकेट का मतलब है, क्योंकि उसके अंदर जो भी डिटेल होगी, अगर वो गलत भी है, मतलब आपको सही करा लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर आपके स्पेलिंग मिस्टेक है तो आपको वही लिखनी होगी, क्योंकि वही वेरिफिकेशन है 10th क्लास के सर्टिफिकेट। अगर मेरा नाम हिमांशु है और अगर उसमें यू नहीं लगाया, हिमांश कर दिया, तो मेरे को एग्जैक्टली मेरा नाम यही हो गया सर्टिफिकेट वाइज। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना, 10th क्लास का सर्टिफिकेट सामने रखना, उसी से रिलेटेड सारी चीजें डालना, ठीक है। और जब भी कुछ एंटर करते हो तो प्लीज कैप्स में डाला करो, ताकि सही रहता है वो, ठीक है। तो अपनी डिटेल सही से भरना। सबसे पहले नेम का ऑप्शन आएगा, मैं दिखा देता हूँ। संजय भैया ने बड़े मजे करे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत होगी तुम्हें समझने में, ये पता नहीं क्या क्या डाल दिया इसने। तो सबसे पहले कैंडिडेट आएगा, ये संजय भैया का नाम है, मुरारी लाल, ठीक है। तो ये पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह, डेट्स, वो जो भी है, ठीक है। फिर यहाँ पे सेम चीजें दोबारा कंफर्म इसलिए करवा रहा है, वो कंफर्म इसलिए करा रहा है कि आप कुछ गलती ना कर दो, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे कुछ गलत भरोगे, यहाँ पे कुछ अलग भरोगे, तो अपने आप वो रेड मार्क दिखा देगा, तो आपको सही करने का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका एड्रेस, अगर आपका एड्रेस सेम है तो नीचे एक ऑप्शन आएगा सेम एज परमानेंट एड्रेस, ठीक है। परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है जहाँ पे आप रहते हो, ये बात ध्यान रखना, आपको वो एड्रेस बना है जहाँ पे आप रह रहे हो, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन अगर उनको लेटर के थ्रू करनी होती है तो उसी एड्रेस पे करेंगे। अगर आपका सेम ही है दोनों, तो परमानेंट पे क्लिक कर दोगे तो अपने आप ही फिल आउट हो जाएगा वो, ठीक है। नहीं है तो फिर भर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस, अब यहाँ पे एड्रेस तो कुछ अलग ही डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पे एड्रेस डालना है आपको, परफेक्ट करेक्ट एड्रेस डालना है भाई, प्लीज इस बात का ध्यान रखना, एड्रेस सही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका ईमेल कंफर्मेशन और मोबाइल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ईमेल और मोबाइल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपका जो ओटीपी आया करेगा, या फिर कोई भी उनका, देखो वो लेटर नहीं भेजते, वो एड्रेस तो सिर्फ इसलिए मांग रहे हैं आगे के लिए, लेकिन वो हमेशा जो वो है ना, कोई भी कम्युनिकेशन आपकी ईमेल आईडी से करेंगे, और अगर ज्यादा ही दिक्कत होती है वो आपके मोबाइल नंबर से करेंगे कम्युनिकेट। तो इसलिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एकदम सही होना चाहिए, हमारी तरह धोखेबाजी वाला नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो प्लीज अपना ईमेल एड्रेस और वो सब सही से डालना, क्योंकि जैसे आप फॉर्म सबमिट भी करोगे ना, अभी पहले स्टेप में बताऊंगा मैं, आपकी ईमेल पे आएगा एप्लीकेशन नंबर, नीचे भी लिखा आ जाएगा, लेकिन ईमेल पे एप्लीकेशन नंबर आएगा और पासवर्ड जॉब सेट करोगे, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देखो जरा ध्यान से। यहाँ पे सारी चीजें डाल दी, ठीक है। पासवर्ड डाल दो, कंफर्म कर दो पासवर्ड को। सिक्योरिटी क्वेश्चन का मतलब होता है कि कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे विच इज योर फेवरेट कलर, जो आप किसी और को ना पता हो, गलत भी भर दोगे लेकिन याद रखना बस वो, ठीक है। विच इज वेबसाइट यू फ्रिक्वेंटली विजिट, himanshuasticlasses.co डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ये कलर वगैरह जो भी डालना है आपको, ठीक है। उसका कैप्चा डाल के सबमिट कर दो। सबमिट करने पर फिर ना वो आपके पास अपने आप ही यहाँ पे लॉग इन करने के लिए दोबारा ऑप्शन देगा, फिर यहाँ से आपको लॉग इन करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन करने का सब कुछ बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन किससे करना पड़ेगा? लॉगिन चाहिए आपको ईमेल आईडी और आपका एप्लीकेशन नंबर, जो आपको एप्लीकेशन नंबर आपकी उस पे आ जाएगा, क्या नाम है, ईमेल पे आ जाएगा। पासवर्ड जो आपने अभी सेट करा था, दोबारा कैप्चा डालो, लॉगिन करो, फिर सारी चीजें अपने आप ओपन हो जाएगी। क्या क्या चीजें ओपन हो जाएगी? जो चीज आपको डालनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको फोटो अपलोड करनी होगी, उसका परफेक्ट वो होगा कि इतने एमबी इतने केबी की है। एक चीज और है भाई, ये सारी चीजें इसलिए भी बताई जा रही है कि आप कैफे वाले के पास ना जाओ, खुद भर लो। फॉर्म फिल करना अपने आप बहुत ईजी है, और कैफे वाले बहुत सारे फॉर्म भर रहे होते हैं तो गलतियां भी करते हैं, क्योंकि उनको थोड़ी पता, उनको फर्क थोड़ी पड़ रहा है, क्योंकि बाद में जब वेरिफिकेशन होगी आपकी दिक्कत हो जाएगी।
तो इसीलिए याद रखना वो बहुत सारी गलती कर देते हैं और पैसे भी एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इससे बढ़िया अपने आप आराम से बैठो, किसी दिन आराम से भर दो। कोई भी दिक्कत हो रही है किसी भी सब्जेक्ट टीचर को कॉल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं करने वाला है, ठीक है। या फिर यहाँ पे मतलब अगर आपको वीडियो जैसे मर्जी मिल रही है तो उस तरीके से कम्युनिकेट कर लेना। वीडियो यूट्यूब पे मिल रही है तो कमेंट कर देना, हम खुद ही हेल्प कर देंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है। तो एप्लीकेशन नंबर को ध्यान रखना है और अपना पासवर्ड ध्यान रखना है। पासवर्ड भूलना मत, मतलब वहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, लेकिन फिर भी अगर वो ना फिर लंबा प्रोसेस है, ईमेल आईडी पे कंफर्मेशन जाएगा, ये होगा वो होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। तो अपनी एकेडमिक डिटेल सही से डालना। अब सुनो, जब आप 12th की वो डालोगे ना, 12th की डिटेल्स डालोगे तो वहाँ पे 2 ऑप्शन खुलेंगे, ठीक है। संजय वो करना है पूरा का पूरा, उतारों की छाव में वो पूरा करना है, सबमिट कर दें क्या? कर छोड़ो, इस मैं वैसे बता देता हूँ चलो। तो 10th की डिटेल्स आपको डालनी है, लेकिन 12th के लिए मैं एक चीज़ बता देता हूँ। 12th के लिए पता है क्या करना है? 12th के लिए वहाँ पे आएगा अगर आप पास आउट हो, ठीक है। तो अगर आप अभी 12th के एग्जाम दे रहे हो तो आप पास आउट तो नहीं हो, तो आप अगर पास आउट हो तो वहाँ पे पास का लिखा आएगा, तो वहाँ पे ऑप्शन अपने आप ही आ जाएगा कि कितनी परसेंटेज आई थी 12th क्लास में। लेकिन अगर आप 12th में हो तो वहाँ पे ऑप्शन आएगा पास या अपीयरिंग, तो आप अपीयरिंग चूज करोगे, और जैसे अपीयरिंग चूज करोगे तो मार्क्स वाला जो बॉक्स होगा वो बंद हो जाएगा, वो आपको फिल नहीं करना है। तो वो फिल कब करेंगे? वो फिल करेंगे हम बाद में, क्योंकि जब आप सब कुछ हो जाएगा, जब रिजल्ट आ जाएगा ना, तो वो जो आपका जो लॉगिन आईडी वाला पासवर्ड वाला है, इसलिए ध्यान भी रखना है, इसलिए याद भी रखना है, वो दोबारा ऑप्शन देगा कि जाके अपने मार्क्स को अपडेट करो। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप दोबारा लॉगिन करोगे सेम साइट से, सेम सब कुछ, तो दोबारा लॉगिन करके अपने आप ही ऑप्शन आ जाएगा कि 12th की मार्क्सिट डिटेल डालो। वो बात की बात है, समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ डाल के कर दोगे। अगर रजिस्टर नहीं करा तो वही वाला दोबारा वही वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है। ये वाला पेज खुलने यार क्या ये है इसमें, चलो ये नहीं होगा बैक, ठीक है, समझ गए तुम, लेकिन यहाँ पे ये हो रहा है, ठीक है। तो ये वाला दोबारा पेज खुल जाएगा, तो लॉगिन वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। बस इसके अलावा अगर फोटो भी एडिट करनी है तो कैफे वाले फोटो एडिट के भी और ये बहुत पैसे लेते हैं, तो एक फोटो खिंचवा लो। अगर आपको अभी तो बहुत सारे फॉर्म भरने होंगे, तो याद रखना एक और चीज, ईमेल आईडी एकदम परफेक्ट बना लो। ये मत बनाना कि वो मैं जब छोटा था ना, मतलब हम बनाते थे तो उस टाइम बनाते थे कूल बॉय कूल, ये ऐसा वाला मत बनाना। नॉर्मल अच्छी ईमेल आईडी बना लें जो आपको आगे तक हेल्प करती है। और पेरेंट्स की ईमेल आईडी यूज करोगे तो बार बार लॉगिन कहीं पे करना है, तो उनकी मतलब बहुत सारी चीजें होती है, तो दिक्कत करता है। अपनी ईमेल आईडी बना लो एक परफेक्ट, वो हर फॉर्म में हेल्प करेगी। और एक फोटो खिंचवा लो, और जिससे भी फोटो खिंचवाओगे, ठीक है, तो उससे बोलना कि मुझे वो भी दे दे, मतलब मोबाइल में भी, मतलब ऐसे दे दे, क्या कहते हैं उसको, हार्ड कॉपी दे दे मोबाइल में, ताकि मैं अपलोड कर सकूँ। और अगर आपको साइज एडजस्ट करना है तो भाई सिंपल सा डालोगे गूगल पे फोटो रिसाइज, तो कई सारी साइट्स खुल जाती है, अपना भी रिसाइज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। आप टेक में तो आप हमसे ज़्यादा एडवांस्ड हो, तो आप आराम से एडजस्ट कर सकते हो फोटो, सिग्नेचर वगैरह वगैरह। व्हाइट पेपर पे सिग्नेचर करो, उसकी फोटो खींचो, अब कर दो, क्या नाम है, फोटो खींच के उसको साइड एडजस्ट करो, अपना भी हो जाएगा। पिक्सआर्ट एक ऐप है, उससे भी कर सकते हो नॉर्मली, ठीक है। अब सारी चीज़ें हो गई है, ठीक है। फीस सबमिट कर देना ऑनलाइन, सब कुछ हो जाएगा, वो तो तुम्हें पता ही है, ठीक है। तुम रोज ही ब्लिंकिट कर रहे होते हो। लेकिन ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद संजय भैया की तरह डिटेल्स मत भरना गलत बस, ठीक है। पता नहीं कहाँ भरी थी इसने, हाँ ये, ठीक है। तो ये सब करने के बाद अब मेन मुद्दा आता है सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन भाई, ठीक है। अब है ये पार्ट कि भैया हमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, लंबी हो गई वीडियो, लेकिन ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सुनो देखो यार, मैं तुम्हें ना पहले बता देता हूँ साइंस के लिए, ठीक है। देखो 3 चीज़ें, साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज, ठीक है। देखो यार, आपके ना सब्जेक्ट टीचर आपको सही से बता पाएंगे कि इसके अंदर और क्या क्या ऑप्शन है। मान लो फॉर एग्जांपल कॉमर्स का टीचर तो नहीं हूँ मैं, तो मैं आपको कॉमर्स के बारे में तो नहीं बता सकता कि क्या क्या और ऑप्शन हैं, लेकिन हाँ ये मैं बता सकता हूँ कि अच्छे अच्छे कोर्सेज क्या होते हैं मेरी नज़र में। मेरे हिसाब से बीकॉम ऑनर्स बहुत अच्छा है अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो। इकोनॉमिक्स ऑनर्स बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स आजकल बहुत सारे बच्चे, और मेरे को जहाँ तक पता है सब्जेक्ट क्राइटेरिया में मैथ्स भी होगा, तो इसीलिए हम जब 11th में बच्चे ले रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई कॉमर्स विद मैथ्स ले रहे हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। रीजन, क्योंकि कॉमर्स विद मैथ्स में ऑप्शन ये होगा कि आपके पास मैथ्स बाद में इकोनॉमिक्स ऑनर्स का ऑप्शन खुल जाता है। लेकिन आप फिर भी कई सारी यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो बिना मैथ्स के भी इकोनॉमिक्स ऑनर्स कराती हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको नॉर्मली सब्जेक्ट का बता देता हूँ, सुनो। मान लो फॉर एग्जाम्पल, अब एक चीज समझो, मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे को CS ऑनर्स करना है, ठीक है। किसी बच्चे को क्या करना है, CS ऑनर्स करना है, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स करना है, ठीक है। अब एक चीज दिमाग लगाओ, कंप्यूटर साइंस के लिए कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश तो लेनी ही लेनी है आपको, तो इंग्लिश तो सबके लिए जोड़ ही दो, उसमें तो कोई वो है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, मैं ना कुछ लिंक्स जो है ना वो फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर देंगे, अगर हम यूट्यूब पे डाल रहे हैं तो हम फर्स्ट कमेंट में लिंक कर देंगे कई सारी साइट्स जहाँ पे ना सीधा सीधा आपको मिल जाएगा कि ये सब्जेक्ट लेना चाहते हो इसके लिए है, तो आपको गूगल सर्च भी नहीं करना, वहाँ पे जाना, मिल जाएगा, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है। या फिर डिस्क्रिप्शन में, फर्स्ट कमेंट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, ठीक है। तो उस पर क्लिक करोगे सीधा, तो आपको अपना भी पता लग जाएगा कि आप इस कोर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसके ये सब्जेक्ट लेने हैं, बहुत ईजी है, ठीक है। लेकिन अभी समझ लो, तो इंग्लिश तो लेना ही लेना है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे आपका आएगा एक सब्जेक्ट के लिए, तो कॉम्बिनेशन कैसे बनाने वो समझना जरूरी है, ठीक है। तो इंग्लिश तो हो गया खत्म, हटाओ इसे। लेकिन CS ऑनर्स के लिए आप एक CS लोगे, ठीक है।
अब इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपने 12th में वो सब्जेक्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, वो हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखो यार, पहले तो ऐसा बोलते थे कि नहीं हो सकता, मतलब हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी दिक्कत ये होती है कि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाओगे तो कभी-कभी दिक्कत करते हैं वो, ठीक है। तो इसीलिए अगर आपने 12th में वो सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है और आप फिर वो फिल कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, तब कोई दिक्कत ही नहीं आने वाली है फिर तो, ठीक है। तो आप एक तो सीएस भर दोगे, कंप्यूटर साइंस आपने 11th में पढ़ा होगा, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट मैथ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, मैथ्स तो होनी ही चाहिए, ठीक है। अब कई सारे बच्चों के लिए मैथ्स नहीं होती, कई सारे बच्चों के पास, तो उनको दोबारा दोबारा यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया देखना पड़ेगा कि भैया डीयू तो मैथ्स के बिना नहीं ले रही है, तो क्या कोई और यूनिवर्सिटी ले रही है, तो आपको ये देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आता है फिजिक्स या केमिस्ट्री। अब मान लो फिजिक्स या केमिस्ट्री में से अगर आपको सिलेक्ट करना है, मान लो, और आपको ये लगता है कि भैया मुझे तो सिर्फ सीएस में जाना है और मेरी फिजिक्स बहुत बेकार है, तो भैया केमिस्ट्री भर। और आपको लगता है कि नहीं भैया मुझे सीएस में तो जाना है लेकिन मुझे फिजिक्स से ज्यादा केमिस्ट्री अच्छी है, मतलब केमिस्ट्री बेकार है, तो फिजिक्स भर दे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको ये क्राइटेरिया सोचना पड़ेगा। लेकिन अब एक चीज और सुनो, मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सीएस में नहीं होता, आपको नहीं लेना है या फिर नहीं होता, तो कोई और ऑप्शन भी तो होना चाहिए। तो कोई और ऑप्शन रखने के लिए अब आप इसमें जीटी नहीं लोगे, अब आप अगर मान लो ये तीनों भी भर रहे हो उसके साथ में, ठीक है, तो प्लस कर देते हैं इसको, तो ये भी भर रहे हो, तो आपका ना फिजिक्स ऑनर्स का भी ऑप्शन खुल गया। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? दिमाग लगाओ। अगर आपको सीएस ऑनर्स करना है तब तो ये तीन में ये दो ले और इनमें से कोई एक ले लिया, लेकिन अगर आप ये चारों ले लेते हो तो आपका फिजिक्स ऑनर्स का भी तो ऑप्शन खुल गया, क्योंकि फिजिक्स ऑनर्स के लिए भी आपको यही तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? और अगर आपको केमिस्ट्री ऑनर्स करना है तो दोबारा यही कॉम्बिनेशन चाहिए। लेकिन अगर आप इन दोनों में से कोई एक लेते तो सिर्फ आप सीएस के लिए अप्लाई कर पाते। लेकिन अगर आप ये तीनों ले लो, क्योंकि आपको जीडी तो लेना नहीं है, साइंस वालों के लिए जीडी फायदेमंद है नहीं, तो अगर आप ये तीनों ही ले लो तो आपके पास सीएस ऑनर्स का तो ऑप्शन खुल गया, लेकिन फिजिक्स ऑनर्स का भी खुल गया, केमिस्ट्री ऑनर्स का भी खुल गया और मैथ्स ऑनर्स का भी खुल गया। मैथ्स वाला भैया भी बता देगा डिटेल में, मेरे को पता नहीं मैथ्स का, वो भैया बता देगा। लेकिन समझ रहे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये कॉम्बिनेशन से आपने सब्जेक्ट वही लिए लेकिन मैक्सिमाइज हो गया, ऑप्शन ज्यादा ओपन हो गए, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। अभी आ रहा है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो एक तो ये हो गया सीएस के लिए, मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे नहीं हम हर कोर्स के लिए बता सकते हैं। जैसे मैं बायो के लिए बता देता हूँ, ठीक है। बायो के लिए होता है बायोटेक, एक अच्छा कोर्स है, ठीक है, या फिर बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। बायो के जितने भी कोर्सेज होते हैं ना, उनके लिए नॉर्मली जो चाहिए होता है वो बायोलॉजी तो चाहिए ही चाहिए। अब बायोलॉजी के अलावा कई सारे बच्चे के स्कूल्स में बायो नहीं होती, बायोटेक्नोलॉजी होती है, किसी किसी के स्कूल में बायोकेमिस्ट्री होती है, किसी किसी के स्कूल में बायोलॉजिकल साइंसेज होती है। तो तीनों चारों सेम ही है। तब भी आप क्राइटेरिया पढ़ोगे तो उसके पीछे स्लैश 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 लगा होगा। स्लैश का मतलब है या तो ये या तो ये या तो ये या तो ये, ठीक है। प्लस लगा हुआ है कहीं पे, जो मैं आपको कोई भी साइट का लिंक भेजता हूँ, तो वहाँ पे अगर कहीं प्लस लगा हुआ है तो इसका मतलब ये दोनों चीजें चाहिए। स्लैश लगा हुआ तो इन दोनों में से कोई एक चाहिए, तीनों में से कोई एक चाहिए, ये बात याद रखना, ठीक है। तो बायोलॉजी के कोर्सेज के लिए इंग्लिश तो लेनी ही लेनी है। बायोलॉजी का जो भी आपके पास 12th में था, बायोटेक था, बायोकेमिस्ट्री था, बायोलॉजी था, वो लेना है। प्लस अब आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो क्या नाम है चीजें। तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई बायोटेक है, तो बायोटेक में ज्यादातर मैथ्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अगर आपके पास 12th में बायो मैथ्स नहीं थी तो थोड़ी सी किसी किसी यूनिवर्सिटी में दोबारा दिक्कत हो सकती है, तो आपको वो दोबारा उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से क्राइटेरिया देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं ये सही से क्यों नहीं बता पा रहा, क्योंकि अब मेरे को नहीं पता ना कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने वाले हो। मैं तो डीयू के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन आप क्या पता बीएचयू में अप्लाई करना चाहते हो, क्या पता आप जामिया में अप्लाई करना चाहते हो, फिर किसी और में अप्लाई करना चाहते हो, तो इस हिसाब से भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखना पड़ेगा कि मैक्सिमम और कहां से हो सकता है। तो मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि आप मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, ठीक है। अब कई सारे बच्चे बोलते हैं कि यार भैया बीटेक हो सकती है क्या ड्यू से? देखो कल मैंने जब सेशन लिया था तो मैंने साफ साफ बोला था कि नहीं भैया बीटेक तो नहीं होती है। अब किसी बच्चे ने मेरे को ओपन करके दिखा दिया कि ये देखो बीटेक तो होती है। अबे भाई सिंपल सा मतलब मैं बता देता हूँ। पहले तो एक चीज देखो, पहली चीज तो ये कि हमारे ड्यू में ना 2014-15 के बैच में आया था बीटेक का ऑप्शन, बीटेक कराने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कुछ दिक्कतें हुई कि हमको एक साल एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा है, एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ी, तो उन्होंने कैंसिल कर दिया। फिर 2020 में दोबारा नई एजुकेशन पॉलिसी निकल कर आई। अब नई एजुकेशन पॉलिसी में न्यू एजुकेशन एनईपी में क्या है, वो ना आपको मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स देते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपने ग्रेजुएशन में गए, आपने 12th पास करी, आप बीकॉम ऑनर्स करने चले गए, 2 साल बाद आपको लग रहा है कि नहीं यार मेरा मन नहीं है बीकॉम ऑनर्स करने का, मेरे को तो कुछ और करना है, मान लो मेरे को तो ड्राइंग में जाना है, आर्ट्स में जाना है, या फिर फॉर एग्जाम्पल मुझे तो यूट्यूबर बनना है, ठीक है। तो आप बीच में छोड़ दोगे, अब बीच में छोड़ दोगे तो कुछ मिलेगा नहीं ना आपको, आप इसका मतलब 12वीं पास हो। लेकिन अब सरकार ने उस चीज को काउंटर करने के लिए क्या करा, नई एजुकेशन पॉलिसी के अंदर उन्होंने प्रोग्राम बना दिया, 4 साल का कर दिया ये, ठीक है, 4 ईयर कर दिया, लेकिन आपको मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स दे दिए। आप 2 साल में करोगे तो आपको डिप्लोमा का डिग्री मिल जाएगी। तो अगर आप 2 साल में करके छोड़ देते हो तो पहले कुछ नहीं मिलता था, पहले आप 12th पास ही होते थे फिर, लेकिन अब क्या है आपके पास डिप्लोमा है। 3 साल में करते हो तो आपको डिग्री मिल जाएगी और 4 साल के लिए आपको पूरा कंप्लीट कोर्स का मिल जाएगा। तो ये उन्होंने सेट कर दिया। तो जब 4 साल आए तो इससे बड़े बीटेक में इंट्रोड्यूस कर देते, तो बीटेक वहां पे इसलिए लिखा हुआ है। लेकिन एक बात याद रखना कि आप जिसमें चाहो उसमें बीटेक कर सको, ऐसा नहीं है भैया। बीटेक 2 चीजों में ही करा रही है यूनिवर्सिटी, एक तो आईटी में कराती है
और मैथ्स का एक कोर्स है, मैथमेटिकल अप्लाइड मैथमेटिक्स करके कुछ है, उसके अंदर कराती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप करना चाहते हो कंप्यूटर साइंस में बीटेक, वो नहीं होगा। ठीक है, कंप्यूटर साइंस ऑनर्स हो जाएगा, वो भी अच्छी यूनिवर्सिटी से, अच्छे कॉलेज से ड्यू के। ठीक है, तो कंप्यूटर साइंस ऑनर्स हो सकता है, सेम ही चीज होती है यार, लैंग्वेज ही सीखनी होती है सबके अंदर। ठीक है, वो आप जब कोर्सेज पढ़ोगे तो उसके अंदर थोड़ा सा बीटेक के अंदर थोड़ा सा और डिटेल्ड और एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाई जाती है। बस बीसीए के अंदर, सॉरी बीसीए कह रहा हूँ, बीसीए नहीं होती ड्यू से। ठीक है, मतलब बीसीए के सीएस ऑनर्स होती है, तो सीएस के अंदर आपको कोर वही पढ़ाया जाएगा, बस इतना ही डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन ये याद रखना कि बीटेक उसमें इस लिमिटेड स्पेसिफिक डोमेन में ही होती है। ऐसा नहीं कि आप गए मेरे को सिविल इंजीनियरिंग करनी है, ड्यू नहीं कराता है भैया वो। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? ठीक है, अब आती है कुछ कुछ ये कॉम्बिनेशन, लेकिन पूरा उसका सार ये था कि भैया कॉम्बिनेशन आपको इस तरीके से बनाना है। ठीक है, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि प्लीज एक कोर्स को पकड़ के मत बैठ जाना कि भैया मुझे तो यही एक करना है। ठीक है, कोर्सेज के ऑप्शंस रखो, यूनिवर्सिटी का ऑप्शन मत रखो चाहे तो। अगर आपके घर वाले अलाउ करते कहीं पे भी जाने के लिए, तो मेरी बात मानोगे अगर आप, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि भैया प्लीज आप कोर्सेज पे ध्यान दो। आपका मनपसंद कोर्स अगर मिल रहा है किसी क्या नाम है दूर की अच्छी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, किसी दूर की अच्छी यूनिवर्सिटी में, तो आप चले जाओ। कोर्स अच्छा होना चाहिए और यूनिवर्सिटी अच्छी होनी चाहिए। पहले कोर्स अच्छा होना चाहिए, फिर यूनिवर्सिटी देखी जाती है, याद रखना। क्योंकि कॉलेज तो अच्छा मिल गया, लेकिन कोर्स अपने मनपसंद का मिलेगा तो मन ही नहीं लगेगा। लेकिन अगर बेकार कोर्स, सॉरी अच्छा कोर्स होगा लेकिन बेकार यूनिवर्सिटी भी होगी ना, तो आप अपने आप मेहनत कर लोगे, अपने आप कर लोगे। ये मेरी मतलब एक्सपीरियंस, समझ में आया मैंने क्या बोला? तो अब मैथमेटिक्स का कुछ कॉम्बिनेशन भैया बता देगा आपको। तो ये मैंने आपको पूरा सब कुछ समझा दिया। ठीक है, यहाँ पे कैसे फॉर्म फिल करना है, कहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, कुछ नहीं है, सिंपल भौतिक स्टडीज गूगल कर लेना। ठीक है, और जो डोमेन स्पेसिफिक की किस किस सब्जेक्ट का क्या क्या कॉम्बिनेशन है वो मैं लिंक कर दूंगा। ठीक है, बाकी तुम्हें संजय भैया देख लेगा क्या बताना है मैथ्स के बारे में। ये गिरधारी लाल भैया, सॉरी। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे आता है क्या? ठीक है, मैथ का ऐसा है, मैथ्स का ऐसा है कि यार अगर आप मैथ को एज अ क्या कहते हैं सब्जेक्ट लेकर के चलते हो तो आपके साथ ना कई सारे कोर्सेज खुल जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैथ्स के साथ आप ये सारे कुछ कोर्सेज कर सकते हो, जैसे कि बीएससी स्टैट्स ऑनर्स, ठीक है ना। इसके अलावा बीएससी मैथ्स ऑनर्स कर सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा फिजिक्स ऑनर्स भी किया जा सकता है, केमिस्ट्री ऑनर्स भी किया जा सकता है, ठीक है ना। इसके अलावा है एक पॉलीमर भी है, ठीक है ना। क्या है मानचू? पॉलीमर, पॉलीमर साइंसेस, पॉलीमर साइंसेस करके भी है, ठीक है ना। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी करके भी है, और एक सीएस करके भी है। तो अगर आप मैथ को एज अ सब्जेक्ट लेकर के चलते हो तो आप इतने सारे कोर्सेज में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है कि नहीं? ठीक है ना। और हाँ, मतलब कि इसमें से कुछ कुछ कोर्सेज ऐसे हैं, जैसे कि फिजिक्स ऑनर्स हो गया, इसमें कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें आपको यार मैथ और फिजिक्स दोनों ही होने चाहिए आपके पास। और अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स ले रहे हो तो आपके पास मैथ और केमिस्ट्री दोनों होने चाहिए, ठीक है ना। उसी तरह से अगर आप सीएस लेना चाह रहे हो तो उसके पास आपको मैथ्स तो एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट होना ही चाहिए फिर। कॉमर्स वालों के लिए भी जरूरी है हाँ, मैथ्स। ठीक है ना। और इसमें एक सब्जेक्ट और था, जैसे कि यार यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक करके था, इलेक्ट्रॉनिक मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक अगर मैं लिखता हूँ तो इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि मैथ्स तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ उसमें फिजिक्स भी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप मैथ अगर एज ऑप्ट करके चलते हो तो आप इतने सारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ कुछ कोर्सेज इसमें ऐसे हैं जहाँ पर आपको ना मैथ के साथ साथ कुछ और सब्जेक्ट भी चाहिए होंगे, मतलब वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और वो भी चाहिए होंगे, ठीक है ना। जैसे कि ये हो गया हमारा आईटी हो गया, सीएस हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है कि नहीं। तो बस आजा भाई। वो बता दे, इलेक्ट्रॉनिक जो है ना ये टेक्निकल कोर्स है, अगर इसको करते हो तो ये हाँ, ये मतलब कुछ ऐसा है कि जैसे कि अगर मैं आईटी और सीएस जैसे अगर और इलेक्ट्रॉनिक्स, ये मतलब कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जो कि ना, ठीक है ना, आपके फ्यूचर को थोड़ा सा सिक्योर करके चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इनमें फ्यूचर है थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे कि ये फ्यूचर, कोडिंग वोडिंग हो गया। फ्यूचर की बात नहीं है, मैं बताऊं, मतलब कुछ कोर्सेज होते हैं कि वो होते हैं, क्या आ कहते हैं जाओ, उसको, कुछ आओ। कोर्स क्या कहते हैं उसको, अरे क्या बोलते हैं, जैसे बीटेक है या फिर डॉक्टर मतलब नीट है, उसको क्या कहते हैं? प्रोफेशनल कोर्सेज। हाँ, प्रोफेशनल कोर्सेज, या प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में बोला भैया कि इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ प्रोफेशनल कोर्स, तो आपकी जॉब जल्दी लग जाएगी। हाँ, ये है मतलब कि हाँ, आईटी वाईटी का चल रहा है, ठीक है ना, ग्रेजुएशन इस हिसाब से। ग्रेजुएशन हाँ, के थ्रू जाओगे तो आपको थोड़ा सा लंबी पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर आपके पास पैसा है, देखो मेन बात, और ऑब्वियस बात है, मिडिल क्लास फैमिली में पैसा आ जाता है, तो अगर आपको थोड़ा सा मनी वाइज आप है और आप थोड़ा लंबा स्टडी कर सकते हो, तो आपको ग्रेजुएशन कोर्सेज बिल्कुल करने चाहिए। लेकिन अगर आपको ये है कि भैया मुझे जॉब करने के बाद ये चाहिए, तो भैया कॉमर्स वाले तो सी ए, सी एस, सी ए, सी एम में ये सारी चीज़ें चूज करते हैं फिर। और इनसे अच्छा आजकल चलता है एम बी ए थोड़े टाइम बाद, तो आजकल बच्चे बी बी ए भी ले रहे होते हैं। तो भैया ये बोल रहे हैं कि अगर आप ये वाले कोर्सेज लेते हो तो जल्दी जॉब लग जाएगी। जॉब तो इसमें भी लगनी है, लेकिन इसमें थोड़ी सी लंबी पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना, कुछ ऐसा। ठीक है, बाकी तो इतना ही है, और क्या अगर बोलूं। दोनों मिलके बोल रहा है तो बोल दो। अरे भाई, ठीक है, बाकी फॉर्म हम फिल करने का तो ये सारे हिमांशु भैया ने बता दिया आपको, ठीक है। हम्म, यहाँ पे जाना है, रजिस्ट्रेशन करना है, फिर आपके सामने कुछ ऐसा खुल जाएगा। ये अच्छा, यही वाला था क्या? यही ठीक है, है। वही खुलेगा दोबारा।
इन्फॉर्मेशन बोर्ड ठीक है टीम ना? भाई की साइड से मिल जाएगा, यहाँ पे इसको सारी पढ़ लेना डिटेल्स एक आ बार जाएंगी। सही से, कौन सी फीस है, कैसा लेना है और पर सब्जेक्ट का क्या हिसाब चलता है, ठीक है ना? हमें और फोटो का साइज भी शायद नीचे लिखा होगा, फोटो का साइज क्या होना चाहिए। फोटो वगैरह का साइज, हाँ फोटो वगैरह के साइज के लिए ना क्या कहते हैं, जो साइट वगैरह है, वैसे तो काम पेंट में भी चल जाता है, ठीक है हाँ ना? पिक्सआर्ट में भी हो हाँ जाएगा। पिक्सआर्ट वगैरह पेंट में भी चल जाता है, तो आराम से वहाँ पे भी रिसाइज कर सकते हैं, प्रॉपर ऑप्शन आता है उसमें, यहाँ पे क्लिक ठीक है ना? करना, एक सेकंड, ठीक है ना? अच्छे से पढ़ लेना भाई, ठीक है? इसके बाद क्लिक टू प्रोसीड, यहाँ पे बस नाम ये वाम धारी बहुत लाल। ही अब अगर हट लंबी गया मत करो यार। ना, चलो ठीक है। नाम वाम बहुत अच्छे से पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक है ना? बाकी ये पीडीएफ वगैरह थे यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे ये कोर्सेज का मिल एक बार जाएगा ये। बहुत अच्छे से एक बार स्टडी कर लेना, हमने तो बता दिया है, ठीक है ना? लेकिन एक बार अपने आप की स्टडी करनी जरूरी होती है। कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना बस, संजय पिछला वाला पेज लाइए एक बार, बस कॉम्बिनेशन का एक और पेज, कॉम्बिनेशन का ध्यान रख लो बस, ठीक है? कॉम्बिनेशन का ध्यान रख लो, मैक्सिमम कैसे कर सकते हो आपको ये देखना पड़ेगा। और याद रखना वो वाला सब्जेक्ट लेना जो आपको अच्छा है, ये मत दिखाना कि भैया मैं तो फिजिक्स ले रहा हूँ। देखो अरे जब फिजिक्स नहीं आती तो केमिस्ट्री ले ले भाई, एडमिशन लेना इज हाँ, इंपॉर्टेंट, दिखाने के लिए मत लेना भाई। दिखाने के लिए मत लेना भाई। और वो मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहले कोर्स, मनपसंद कोर्स लो, फिर यूनिवर्सिटी पे जाओ। पहले कोर्स सिलेक्ट कर लो कि मुझे ये कोर्सेज टारगेट करने, इनमें एडमिशन हो जाएगा तो मेरे लिए सही है, सब कुछ सेट है, खत्म। कुछ भी दिक्कत होगी तो अपने सब्जेक्ट टीचर से ही पूछ लेना, या फिर हम यहाँ पे अगर यूट्यूब पे डाल रहे हैं तो कमेंट में डाल देना, कर लेंगे हम सॉर्ट, ठीक है? All बाय the very दोस्तों, best. गुड लक, मिलते हैं।